यवतमाल से निकली बस का नासिक में हुए भीषण हादसे में 12 लोगों की मौत के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आ गया है। इसी के मद्देनजर अमरावती में आरटीओ ने लंबी दूरी से बसों के साथ निजी वाहनों का निरीक्षण शुरू किया है। इसके तहत पुणे, मुंबई और नागपुर जाने वाली बसों की जांच की जा रही है। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए बड़ी संख्या में एसी स्लीपर बस और लग्जरी बस चलती है, लेकिन पिछले सप्ताह नासिक के नजदीक हुए हादसे के बाद इन बसों में सुरक्षा का सवाल उठने लगा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार और प्रशासन हरकत में आ गया है। अमरावती में आरटीओ द्वारा लग्जरी बस और अन्य निजी वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा है। महामार्ग पर वाहनों को रोककर फिटनेस जांच की जा रही है। इस दौरान 3 निजी वाहनों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि एक वाहन के पूरे दस्तावेज नहीं होने के कारण जुर्माना लगाया गया था, जबकि एक वाहन उचित स्थिति में नहीं होने के कारण जुर्माना लगाया गया था। तीनों वाहनों पर 48,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ऐसे ही एक पार्टी के पदाधिकारी की गाड़ी पर भी 22,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरटीओ ने सभी वाहनों के लिए फिटनेस और अन्य सभी दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी है, क्योंकि यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। या मोहिमेमध्ये वाहनाचे सर्व प्रकारचे कागदपत्र, बेसिक जे डॉक्युमेंट्स आहेत, फिटनेस सर्टिफिकेट आहे, इन्शुरन्स आहे, परमिट आहे, टॅक्स आहे, ते सर्व प्रकारचे डॉक्युमेंट्स चेक केले जातात। त्याचप्रमाणे मालवाहतूक कुठल्याही प्रकारची होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते प्रामुख्याने। तसेच आता जो नाशिकचा जो अपघात झालेला आहे त्या अनुषंगाने फायर एक्सटिंग्विशरची पण चेकिंग सुरू केलेली आहे। मागील 2 दिवसामध्ये या कार्यालयाकडून 25 बसेसवरती कारवाई केलेली आहे आणि त्याच्यात 1,61,000 रुपये दंडही वसूल केलेला आहे आणि ही कारवाई पुढील 15 दिवस चालणार। अमरावती में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों ने 16 जगहों पर चोरी की बात कबूल की है। अमरावती शहर में पिछले कुछ दिनों में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस अब चोरों को पकड़ने के लिए काम में जुट गई है। गाड़गी नगर पुलिस की टीम ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें जमील खान, लुकमान शाह और शाहरुख शाह शामिल है, जबकि इनका एक साथी वसीम शाह फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पकड़े गए इन चोरों ने शहर और आसपास के इलाके में 16 जगह चोरी की बात कबूल की है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के करीब 3.5 लाख रुपए का माल भी जब्त किया है। अमरावती जिले के चांदुर बाजार तहसील के देउलवाड़ा में तिरुपति के प्रतिरूप श्री बालाजी महाराज की पालकी निकाली गई। वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार इस बार इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। खास बात ये, इस दौरान सांसद नवनीत राणा भी उपस्थित थी। अमरावती जिले के चांदुर बाजार तहसील के देउरवाड़ा में अश्विन पूर्णिमा पर श्री बालाजी महाराज की पालकी निकालने की परंपरा है। कोरोना काल में 2 साल पालकी नहीं निकाली गई थी, लेकिन इस बार श्री बालाजी संस्थान द्वारा बड़ी ही धूमधाम से पालकी निकाली गई। इस पालकी के साथ पूरा गांव ही धार्मिक स्थल के रूप में तब्दील हो गया था। नदी के किनारे का दृश्य सबसे आकर्षक रहा। इस पालकी उत्सव को लाखों भक्तों की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए श्री बालाजी संस्थान पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग रहा। अमरावती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयादशमी महोत्सव का पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन का कार्यक्रम काफी आकर्षण का केंद्र रहा। अमरावती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयादशमी महोत्सव पर पथ संचलन का आयोजन नरसम्मा कॉलेज से किया गया। शहर के फर्शी स्टॉप, हरिगंगा ऑयल मिल, शुभम कॉलोनी, शंकर नगर चौक, कंवर नगर चौक, अंबिका नगर, प्रसाद कॉलोनी चौक से होते हुए ये पथ संचलन गुजरा। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने पुष्पवृष्टि कर स्वागत किया। इस उत्सव में श्री चक्रधर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक और संचालक उदय देशमुख प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रमुख वक्ता के रूप में संघ के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख मंगेश भेंडे उपस्थित थे। अमरावती महानगर संघ चालक सुनील सरोदे के मार्गदर्शन में ये पथ संचलन का आयोजन किया गया।
बदलते युग में अपनी परंपराओं को बरकरार रखने के लिए अमरावती के प्रसिद्ध माल टेकड़ी पर कोजागिरी पूर्णिमा के दिन भूलाबाई की पूजा की गई। हमारी संस्कृति में सभी त्योहार के अपने मायने हैं। हालांकि अब बदलते युग में कुछ त्योहारों को हम भूलते जा रहे हैं या उनके स्वरूप अब बदलने लगे हैं, लेकिन आधुनिक युवाओं में भी पुरानी परंपराओं को कायम रखने के लिए अभी भी कुछ त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इनमें से ही एक कोजागिरी पूर्णिमा है। अमरावती के प्रसिद्ध माल टेकड़ी पर कोजागिरी पूर्णिमा के दिन भूलाबाई की पूजा की गई और पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर गीत गायन किया गया। उत्कर्ष कल्याण फाउंडेशन हॉलीडे कल्चरल स्कूल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां शामिल हुई। हनुमंताची लाडी गोडी एकदा जाता कंबर मोडी अगं रात्री काय झालं चिलाला भूक लागली निद्रे गाण्या बाळा मी तर जाते सोनारवाड्याचे दिवे जडे लेकराचे आसवे गड। विधायक रवि राणा का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने हमारे हनुमान चालीसा के जाप का विरोध किया, इसलिए भगवान राम ने उद्धव ठाकरे का धनुष बाण छीन लिया। ज्या उद्धवजी ठाकरेजींनी हनुमान चालीसाचा विरोध केला, हनुमान चालीसा वाचणाऱ्या खासदार नवनीत राणा यांना पोलिसांच्या माध्यमातून जेलमध्ये टाकलं, लॉकअपमध्ये टाकलं, राजद्रोह सारखा गुन्हा दाखल केला आणि जो हनुमान चालीसाचा विरोध करेल त्याच्याचमुळं आज उद्धवजी ठाकरेजींचं धनुष्यबाण चिन्ह श्री राम भगवंतांनी हिसकावून घेतलेलं आहे। म्हणून याची सजा उद्धव ठाकरेजींना भेटलेली आहे। त्यांनी 14 दिवस एका महिलेला जेलमध्ये टाकलं, लॉकअपमध्ये टाकलं, म्हणून श्री राम भगवंतांनी आणि हनुमानजीच्या खऱ्या अर्थानं त्यांना मोठ्या प्रकारे श्राप दिलेला आहे आणि त्यांचं धनुष्यबाण चिन्ह हे गोठलेलं आहे। याची सजा उद्धव ठाकरेंना मिळालेली आहे। श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स को इस वर्ष संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के युवा महोत्सव 2022 के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस युवा महोत्सव में 12 से 13 अक्टूबर तक विभिन्न कला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स को पहली बार विश्वविद्यालय के युवा महोत्सव के आयोजन का सौभाग्य मिला है। महोत्सव का उद्घाटन बुधवार को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभिनेता निखिल वैरागर और फिल्म अभिनेत्री मोनालिसा बागल शामिल होंगे। इस युवा महोत्सव में संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। प्रतियोगियों की सुविधा के लिए 10 अलग अलग जगहों पर एक साथ अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। यूथ फेस्टिवल का समापन शनिवार को होगा। पिता की मृत्यु के बाद माधान के देशमुख परिवार ने उनका अंतिम संस्कार न कर उनकी अस्थियां नदी में विसर्जित न कर समाज में एक नई मिसाल कायम की है। खुद राव साहिब देशमुख ने जीवन भर समाज सेवा की। राव साहिब देशमुख के परिवार ने गरीबों को उपयोगी सामग्री बांटी। राव साहिब देशमुख का 26 तारीख को चांदुर बाजार तहसील के माधान में निधन हो गया। विनय देशमुख और दिनेश देशमुख ने अपने पिता की सामाजिक कार्यों की विरासत को जारी रखने के लिए गरीबों के लिए खुशी खुशी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए रक्तदान शिविर, अवयव दान, गरीब लोगों को वस्त्र वितरण जैसे कई कार्यक्रम किए गए, जिसका ग्रामीणों ने स्वागत किया। सेवा करण्याचा त्यांचा हेतू होता नेहमीचा। प्रत्यक्षात नाल्याला पूर आला तर ते घरी बोलवून त्यांना जेवण खावण देत होते आणि तोच वारसा पुढे चालत राहावा यासाठी मी हा सतत प्रयत्न करत आहोत। माझी मिसेस पण या कार्यात सतत सहभागी असते। मी आता या कोरोनाच्या काळात जर पुन्हा बरेचशा लोकांना अन्नदानाचा हे चालवला आणि हा वारसा पुढे चालावा आणि लोकांनी पण हे अशा पद्धतीने कार्य करावे यासाठी हा प्रयत्न चालू आहे। माझे जे आजी सासरे होते दौलतराव देशमुख हे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते। त्यांचा हा वारसा होता की समाजसेवा करणे। मग तो वारसा आमच्या पिढीत जात चालू आहे। मग माझी इच्छा होती की आपण पण ते करायचं आणि मी आतापर्यंत 50 वेळा आता माझा आज 50वा रक्तदान आहे आणि या मागचा उद्देश एकच आहे, प्रत्येक गरजूला रक्तदान हे सगळ्यात महत्त्वाचं रक्तदान आहे। त्याच्यामुळे त्याचा जीव वाचतो। त्यामुळे आम्ही हे रक्तदानाचा संकल्प केला आहे आणि आमच्या सासऱ्यांची जे राख होती ती आम्ही आमच्या वावरात टाकून तिच्या वृक्षारोपण पण केलं आहे। असे उपक्रम आम्ही नेहमी राबवत असतो।
देशमुख परिवार द्वारा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए खेतों में राख डालकर उनमें वृक्षारोपण कर एक अच्छी पहल की गई। देशमुख परिवार एक साथ इन कार्यक्रमों में शामिल हुआ। आम्ही त्यांची राख नदीगिरीत न शिरवता वृक्षारोपण करून शेतामध्ये फणसाची झाडं लावून तसेच रक्तदान शिबिर घेऊन गावामध्ये हा एक उपक्रम नवीनच सुरू केलेला आहे। तसेच रावसाहेब दौलतराव देशमुख स्मृती प्रित्यर्थ गावातील मेन चौकामध्ये म्हातारे लोक इकडे तिकडे अस्ताव्यस्त अवस्थेत बसलेले दिसतात, त्यांच्यासाठी व्यवस्थित बसण्याची व्यवस्था असे 3 व्यक्तीचे बेंच 10-12 बेंच द्यायचं आमचं मानस ठरलेला आहे। ते पण आम्ही ताबडतोब पूर्ण करणार आहे। या निमित्ताने असे कार्यक्रम घेऊन गाव विकासाला थोडासा हातभार लागते असं आमची एक संकल्पना या गावामध्ये ठरली है। चांदूर बाजार के गोसी टोपे कॉलेज के योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों का चयन जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए किया गया। दोन वर्षापासून कोरोना काळामध्ये शालेय स्पर्धा बंद होते, पण यावर्षी महाराष्ट्र शासनाने या स्पर्धेला परवानगी दिली आहे आणि त्यानुसार तालुकास्तरीय स्पर्धा आजपासून म्हणजे 10 ऑक्टोबरपासून चालू केलेल्या आहे। तर हे जवळपास 10 ते 15 दिवस चालणाऱ्या स्पर्धा आहेत। आम्हाला कालावधी फार कमी मिळालेला आहे। या कमी कालावधीमध्ये 10 खेळांचं आम्हाला आयोजन करायचं आहे। त्यामध्ये कबड्डी, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, मैदानी स्पर्धा, योगा, बॅडमिंटन, बुद्धिबळ, कुस्ती असे विविध खेळांचं आम्हाला आयोजन करायचं आहे आणि आजपासून हे तालुकास्तरीय क्रीडा स्पर्धेला शुरुआत केलेली आहे। भारी बारिश से प्रभावित किसानों ने तत्काल मुआवजा देने की मांग करते हुए वरुड़ तहसील कार्यालय पर धरना दिया। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। संतरा, कपास, तुअर, सोयाबीन जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है, लेकिन किसानों को चिंता है कि दिवाली कैसे मनाएंगे। मुआवजा राशि अभी तक किसानों के खाते में जमा नहीं हो पाई है। वरुड़ तहसील राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने चेतावनी दी है कि ये राशि जल्द से जल्द किसानों के खाते में जमा की जानी चाहिए और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, अन्यथा एक तीव्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस संबंध में वरुड़ के नायब तहसीलदार को भी निवेदन सौंपा गया। ओबीसी की बात करेगा वही राज करेगा। शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई भेटलीच पाहिजे। शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई भेटलीच पाहिजे। अतिवृष्टीमध्ये होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई भेटलीच पाहिजे। आता दिवाळी जवळ आलेली आहे, परंतु ती दिवाळी चांगली साजरी करायची की काळी साजरी करायची, त्यामुळे जर खरंच शेतकऱ्यांची दिवाळी ही चांगली झाली पाहिजे असं सरकारला वाटत असेल तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासोबतच आम्ही बिरसा क्रांती दल सुद्धा आम्ही एकत्र हे आंदोलन घेऊन आलेलो आहोत आणि आमची मागणी आहे की शेतकऱ्यांना जर तुम्ही वेळेत न्याय देणार नसेल तर मोठं आंदोलन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे इथे तालुक्यामध्ये छेडलं जाईल। त्यामुळे सरकारने याची दखल घ्यावी आणि प्रशासनाने याचा पाठपुरावा सरकारपर्यंत करावा, म्हणून आम्ही एकवटलेले आहोत। पीपल्स डेवलपमेंट एजुकेशन द्वारा अमरावती जिले के चांदूर बाजार में तहसीलदार को मांगों का एक निवेदन दिया गया। अतिवृष्टि के मुआवजे के लिए राशि तहसील स्तर पर प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक ये किसानों तक नहीं पहुंची है। इसलिए किसानों को 2 दिन के भीतर पैसा नहीं मिलने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी पीपल्स डेवलपमेंट एजुकेशन ने दी है। चांदूर बाजार तहसील में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि तहसील स्तर पर प्राप्त हुई है, लेकिन इसके वितरण को लेकर राजस्व और कृषि प्रशासन में विवाद शुरू हो गया है। इसलिए किसानों में भ्रम है कि दिवाली से पहले ये राहत राशि किसानों के खाते में जाएगी या नहीं। दिवाली में अब कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में किसानों की दिवाली पर अंधेरा छाने की संभावना है। इसलिए चेतावनी दी गई है कि कर्मचारियों के विवाद का समाधान किया जाए और राहत
बकात राशि दिवाली से ठीक पहले उनके खाते में जमा करा दी जाए, अन्यथा लोक विकास संगठन और किसानों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। वास्तविक पाहता कर्मचारी आपल्या हितासाठी आपल्या दिवाळी साजरी करण्याकरिता शासनाला 1 महिन्याचा अग्रिम पगार मागून त्यांची दिवाळी साजरी करण्याच्या बेतात आहे, परंतु शेतकऱ्याचा कोणी वाली नाही। प्रत्येक राजकारणी आपल्या गद्दार या भाषेत गुंतलेला आहे। कोणी गुवाहाटी, कोणी 50 खोके या सर्व व्यर्थ गोष्टीत अडून शेतकऱ्याचा मात्र कोणी वाली नाही। कोणी आपल्या मंत्रिपदात, कोणी आपल्या राजकारणात गुंतलेला असून शेतकऱ्याची दिवाळी कशी साजरी करावी ही कोणालाही न सुचलेलं कोडं आहे। म्हणून लोकविकास संघटनेमार्फत आपण प्रशासनाला आज इशारा दिला आहे, उद्या 5 वाजेपर्यंत या कर्मचाऱ्यांचा वाद मिटून यावर तोडगा काढावा आणि येणाऱ्या दिवाळीच्या अगोदर तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावे, अन्यथा 12 तारखेपासून आपण कोणत्या प्रकारचं आंदोलन करू हे न सांगता प्रशासनाला वेठीस धरू आणि शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।